नमस्कार प्यारे साथियों। आज की हमारी क्लास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर केंद्रित होने जा रही है। आपको सामने एक नक्शा नजर आ रहा है। ये नक्शा भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। और आज हम इस नक्शे के माध्यम से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं। और जो ये अध्ययन है वो है भारत की प्राचीन लिपियां। ठीक है। वैसे तो हम इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमारी चाहे एंशंट इंडिया हो, मिडाइवल इंडिया हो, मॉडर्न इंडिया हो, लिपियों के बिना इतिहास जो है बिल्कुल अधूरा है। और लेकिन लिपि क्या होती है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हम भाषा और लिपि को जब तक नहीं समझेंगे इनके अंतर को भी नहीं जान पाएंगे। भाषा क्या होती है? व्यक्ति के मन के जो विचार होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, उसको अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? ध्वनि के माध्यम से। लिपि क्या होती है? लिपि उस ध्वनि को जब अक्षर के रूप में लिख देती है तो कहलाती है लिपि। मनुष्य के इतिहास में लिपि का आगमन बहुत बाद में हुआ है, जबकि भाषा तो हमेशा से रही है, एक लंबे समय से रही है। ऐसी बहुत सी हजारों भाषाएं हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है। जैसे आदिवासी समुदाय होते हैं, क्या उनकी लिपि होती है? नहीं होती, बहुत सारे आदिवासी समुदायों की। और भारत के इतिहास की भी बात करें, लिपि का आगमन तब तक नहीं हुआ था जब तक कि समाज वर्ग विभाजित नहीं हो गया, जब तक कि समाज की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो गया, जब तक क्या नहीं हुआ? व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं हुआ। भाषा हमेशा मौलिक और स्वाभाविक रहती है और लिपि उसका एक प्रवर्ती भाग है। जहां भाषा संस्कृति का अध्याय है, लिपि क्या है? सभ्यता का पक्ष है। और इन दोनों के सुंदर जब तक समन्वय को हम नहीं समझते तब तक हम भाषा और लिपि के पारस्परिक संबंध को भी नहीं समझ पाते। देखिए, यदि मैं अब जब लिपि की बात कर रहा हूं आपसे, तो जैसे मैं कह रहा था कि लिपि तब आती है इतिहास में जब संस्कृति सभ्यता का रूप धारण कर लेती है। यदि हम पाषाण काल की बात करें तो मनुष्य के जीवन को लिपि की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदमी जो था वो वैसे ही सारे काम कर लेता था। लिपि की पहली आवश्यकता कब महसूस हुई? जब हड़प्पा सभ्यता आई। क्यों महसूस हुई? कि हड़प्पा वासियों ने शहरों का निर्माण किया। शहर निर्माण करने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूरों का हिसाब किताब रखने के लिए क्या चाहिए? लिपि चाहिए। विदेशों से और देश के अंदर भी व्यापार वाणिज्य हो रहा है। व्यापार वाणिज्य का लेखा रखने के लिए क्या चाहिए? लिपि चाहिए। तो लिपि कब आती है? जब समाज वर्ग में विभाजित हो जाता है, जब समाज में अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य चलने लग जाता है, जब कृषि अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और मैं बताऊंगा जब आगे चलेंगे कि ताम्रपाषाण सभ्यताएं आई, तो वहां कृषि अविकसित अवस्था में थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य खत्म हो गया, तो क्या? लिपि भी खत्म हो गई। और फिर लिपि दोबारा कब उभरती है भारत में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्यों? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किसका काल है? महाजनपदों का काल है। किसका काल है? द्वितीय नगरीकरण का काल है। भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का पतन हो जाता है, तो दोबारा से नगर कब उभरते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल में। कृषि विकसित हो रही थी, राज्य पनप रहे थे, राज्य को अपनी फौजों का हिसाब किताब रखने के लिए लिपि चाहिए थी, मजदूरों को मजदूरी कितनी दी जा रही है थे हिसाब रखना था, व्यापारियों को क्या करना था? जो वस्तुएं देश और विदेश में जा रही हैं उनका हिसाब करना था। मौखिक तो याद कर नहीं सकते थे, मंत्र को तो मौखिक याद कर सकते हो, वैदिक ऋचाओं को, हिसाब किताब को नहीं रख सकते। कितने दिन रख लोगे? आज आप मेरे से कोई सामान खरीदने आ रहे हैं, चलो मैंने तुमको उधार दे दिया, पता लगा 4 बार ले गया तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी दिन में, एक आध को तो भूल ही जाऊंगा, और हो सकता है आज तो याद रहे। यदि मैंने उसको लिखा नहीं है तो 10 दिन बाद तो वो भी याद नहीं रहने वाला।
है ना। इसलिए क्या देखते हैं, जैसे व्यापारी के पास हम उधार लेने जाते हैं, सबसे पहले कलम उतार लेता है, हाँ वाह को छोरा आयो ई सामान ले गए हो, लिख लिया। अब याददाश्त हो गई, चाहे तुम 10 साल बाद आओ, लिखा हुआ है। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यापार वाणिज्य के लिए, हिसाब किताब के लिए, भू राजस्व का आकलन करने के लिए। जब समाज को आवश्यकता पड़ी तो लिपि आ गई। आपने देखा, भाषा को लिपि की आवश्यकता नहीं है, लिपि को भाषा की आवश्यकता है। लिपि बिना भाषा के नहीं हो सकती, और भाषा बिना लिपि के चल सकती है। एक बच्चा जिसको लिपि नहीं आती वो भी बोलना सीख लेता है, और आपके और हमारे बहुत सारे गांव में बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनको लिपि नहीं आती लिखना, लेकिन वो बोलते हैं धड़ाधड़। तो लिपि क्या है? बाद की परिस्थिति है। इसलिए जब तक हम चीजों को समझते नहीं है तो कोई भी हमको कहीं भी अटका देता, और इतिहास में हमारी जो नॉलेज है वो क्या रह जाती है? अधूरी रह जाती है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियली लिपियों की। देखिए, भारत में इतनी सारी, ये भारत की अगर बात की जाए तो बड़ी निराली बात है कि इस देश में लिपियों का बड़ा ही समृद्ध इतिहास रहा है। बहुत सारी लिपियां रही हैं, जिनमें से कुछ 15-20 लिपियों को हम पढ़ाएंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सबसे आरंभिक लिपि की बात करें तो वो लिपि इस क्षेत्र में पनपी थी। कौन सा क्षेत्र था वो? ये वाला। अरे यार, ये बार बार है ना। किस क्षेत्र में पनपी थी वो लिपि? सबसे पहले ये वाला इलाका था मोटे तौर पर, और थोड़ा छोटा कर दें इसको। कौन सा इलाका था ये? ये हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति का इलाका था, ये वाला कोर इलाका हड़प्पा। इसकी सहायक नदियां हैं ये इस इलाके में। यहीं से कौन सी लिपि निकली? भारत की पहली हड़प्पाई लिपि। यदि वैसे तो जब हम हड़प्पा को सभ्यता को पढ़ाएंगे जब तो इस लिपि के बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा आउटलुक लेते हैं, क्योंकि आगे फिर हमें लिपियों का अध्ययन करना है। कुछ लिपि ऐसी है जिनके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन उनका अब अध्ययन करना जरूरी है। जो हड़प्पा लिपि थी, ये भारत की क्या है? सबसे प्राचीनतम लिपि है। ऑलमोस्ट 4500 वर्ष पुरानी है, आज से तुलना करें तो। किस प्रकार की लिपि थी? पूछ लिया है क्वेश्चन। ये थी लिपि भाव चित्रात्मक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पिक्टोग्राफ। भाव चित्रात्मक का मतलब समझ लीजिए, इसमें जो अक्षर होते हैं वो चित्र के रूप में किसी भाव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हिंदी में अक्षर है को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें ये कोई ना कोई चित्र, जैसे ये चित्र है, ये किसी भाव को प्रकट कर रहा है। ये नहीं पता है कौन से भाव को प्रकट कर रहा है, ये हंसने को कर रहा है, रोने को कर रहा है, नाचने को कर रहा है, लेकिन ये किसी भाव को प्रकट करता है। ये क्या है? ये लिपि भाव चित्रात्मक है। एक तो ये बात हो गई, पिक्टोग्राफ है, इसका रूप क्या है? भाव चित्रात्मक। दूसरा, इसकी क्या खूबी है? ये बौस्त्रो फेदन रूप में लिखी जाती है। बौस्त्रो फेदन रूप में। बौस्त्रो फेदन का मतलब है, पहले ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है ऐसे, हिंदी की तरह से, लेकिन फिर जो इसकी अगली लाइन होती है वो फारसी की तरह ऐसे लिखी जाती है। पहले इसकी दिशा ऐसे है, फिर इसकी दिशा ऐसे है, अब जब अगली लाइन आएगी तो फिर ये ऐसे आएगी, फिर अगली लाइन जो आएगी वो ऐसे आएगी। इसको कहते हैं बौस्त्रोफेदन लिपि। बौस्त्रोफेदन, इसका जो लिखने का प्रकार है वो बौस्त्रोफेदन का है। सामान्यतः दो तरह से लिखी जाती हैं लिपियां।
या तो लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, या फिर लिपि कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, जो फारसी लिखी जाती है, खरोष्टी लिखी जाती है, वो कैसे, ऐसे ऐसे, अरबी ऐसे लिखी जाती है। ये दोनों का मिक्स है, पहले हिंदी की तरह लिखी जाती है, फिर उल्टा जब घूम के आती है तो फारसी की तरह लिखते हैं। ये क्या कहलाती है, बोस्ट्रोफेदन लिपि। और देखिए इसकी और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। अब तक लगभग 400 चित्र पहचान लिए गए हैं, 400 के लगभग ऐसे चित्र। जैसे ये दोनों तो एक ही जैसे चित्र हो गए, ये चित्र अलग है, ये चित्र अलग है, ये 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 फिर एक जैसा है। अर्थात कोई एक ऐसा शब्द है जो 3 बार आ रहा है, समझ रहे हो इसको देख के। ऐसे अलग अलग लगभग 400 चित्र पहचान लिए गए हैं, किसके, हड़प्पा लिपि के। अब बात आती है कि हड़प्पा लिपि की जो ये लिपि है, हड़प्पा की जो लिपि है, ये किस किस चीज पे मिलती है, हमें कौन कौन से सरफेस पे मिलती है। देखिए ये मृद भांडों पे मिलती है, क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। कई बार जो चीजें बहुत इजी लगती हैं वो नहीं, अगर उन पे ध्यान दें तो गलत हो जाता है। मृद भांडों पे, बर्तनों के ठीकरे मतलब ठीकरों पे, तांबे की प्लेट पर। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी समझ जाओगे। मोहरों पर, और हाल ही में जो नवीन खोज हुई है, पत्थर पर। ये अभी हाल ही में जुड़ा है मामला। किस चीज पे नहीं मिलती, लकड़ी पे नहीं मिलती, लिखी जाती होगी लेकिन नष्ट हो गई, कागज पे नहीं मिलती, कपड़े पे नहीं मिलती। हो सकता है रही हो, लेकिन चूंकि 4,500 साल का वक्त निकल चुका है, इसलिए चीजें नष्ट होने वाली हैं, नष्ट हो गई होंगी, ये नहीं मिलती। इन चीजों पे मोहरें मिल जाती हैं। देखिए आपको कुछ, कई बार हमको ऐसा लगता है कि इतिहास है ना, बस एक रुकी हुई धारा है, बस थम गया, जो एक बार चीज खोज ली तो वो थम गई। लेकिन इतिहास जो है ना, निरंतर बहता रहता है, और लगातार जो नई खोजें आती हैं, नई चीजें आती हैं, वो इतिहास को हमसे जोड़ देती हैं। कैसे, अब देखिए, हम हमेशा से ये पढ़ते थे कि, आपने भी पढ़ा होगा कि हड़प्पा का सबसे बड़ा जो लिपि है वो साइन बोर्ड के रूप में मिलती है, और कहां से मिलती है, धौलावीरा से। ये धौलावीरा का साइन बोर्ड है। किस व्यक्ति को मिला था, 1990 में, महान व्यक्ति थे रविंदर सिंह बिस्ट। ये रविंदर सिंह बिस्ट हैं, जिनको 1990 में ये साइन बोर्ड मिला था, जिसपे कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर। इसकी कहानी क्या थी साइन बोर्ड की, सुन लीजिए। जो वहां का किला है उसके बगल में उसका पूर्वी द्वार है। जब खुदाई कर रहे थे रविंदर सिंह बिस्ट 1990 में, तो उनको सतह पर ये चीज उभरी नजर आई, वो, और ये काफी बड़े चिन्ह हैं। रविंदर सिंह तुरंत समझ गए कि ये एक नाम पट्टिका थी, या तो उस शहर का नाम खुदा हुआ था इस पर, या वहां के शासक का नाम खुदा हुआ था, या तो ये शहर जब बर्बाद हुआ, वीरान हुआ, उजाड़ हुआ, तब ये जिस चीज पे टंग रही थी, जैसे हमारे देखते हैं ना लगे रहते हैं जयपुर, भरतपुर, करौली, एक लिखा रहता है ना ऊपर, तो ये जमीन पे गिर गई। ये किसी लकड़ी पर खुदी हुई थी। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, लकड़ी तो नष्ट हो गई वक्त के साथ, लेकिन ये लकड़ी के ऊपर जिप्सम से लिखा हुआ था, जिप्सम से, एक खनिज पदार्थ से
लकड़ी तो नष्ट हो गई, मगर जो जिप्सम के शब्द थे वो इस जमीन के ऊपर सेट हो गए हैं। हाँ, लकड़ी तो खत्म हो गई, लकड़ी के ऊपर ये छपा हुआ था शब्द। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक लकड़ी है, उसमें आपने तांबे के शब्द खोद दिए और उसको लटका दिया, लेकिन एक वक्त के बाद वो तांबे की जो नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट लिखी हुई है तांबे से, जैसे मेरा नाम दिग्विजय लिख रहा है तांबे से, तांबे के अक्षरों से, वो पट्टी लकड़ी की उखड़ के नीचे गिर गई। 2, 10, 3, 4 हजार साल निकल गए तो लकड़ी तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गल जाती है लकड़ी, उमस से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लकड़ी गल जाती है। लेकिन जो तांबा होगा वो नहीं गलता। अब वो जिस जगह गिरेगी ना ऐसे, तो धीरे धीरे तो लकड़ी गलती गई और जो अक्षर थे वो जमीन के ऊपर ही सेट हो गए। इस तरह ये कठोर सतह थी, इसके ऊपर जिप्सम के ये शब्द ऐसे के ऐसे खुदे रह गए और लकड़ी नष्ट हो गई। तब ये पढ़ने में आए, तब ये पता चला कि धोलावीरा का जो साइन बोर्ड था वो 10 अक्षरों का था, और पूरे काल तक यही सबसे बड़ी खोज के रूप में जाना जाता रहा। लेकिन अब देखिए और महान खोज होती है, उसके बारे में बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अभी एक ऐसी विशाल खोज हुई है जिसने हम सबको दोबारा से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये खोज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें बताती है कि कैसे बहुत महान पुरातात्विक संपदाओं को चोरी कर लिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा का सबसे पुराना, सबसे बड़ा साइन बोर्ड धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 अक्षर हैं। लेकिन 2014 में 2 महान पुरातत्ववेत्ताओं वसंत शिंदे और रिक जे लेविस के द्वारा पाकिस्तान से तांबे की ये 9 प्लेटों की जानकारी हमारे सामने आई है, जिस पर एक प्लेट पर 34 अक्षर खुदे हुए हैं, 34। ये अभी तक हड़प्पा का सबसे बड़ा अभिलेख है जो तांबे की प्लेट पर खुदा हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है और दुखद बात क्या है कि हमें यह नहीं पता कि ये पाकिस्तान के किस क्षेत्र से निकली है, हड़प्पा से निकली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। क्यों? क्योंकि जब किसी पुरातात्विक स्थल पर खुदाई हो रही थी, ये प्लेट्स खुदाई के दौरान ही चुरा ली गई और काले बाजार, ब्लैक मार्केट में बेच दी गई, और किसी प्राइवेट व्यक्ति के कलेक्शन में ये पहुंच गई। वहां से वसंत शिंदे और रिक जे वेलिस को सूचना मिली कि कोई ऐसी चीज है जो सामने आ चुकी है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब इसकी जांच करी तो पता चला ये बिल्कुल असली ठोस तांबे की प्लेट्स हैं जिस पर हड़प्पाई लिपि खुदी हुई है। लेकिन हम इस जो खोज थी इससे अधूरे यूं रह गए कि हमें ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान के किस पुरातात्विक स्थल से मिली है। अगर ये पता चल जाता तो उस स्थल पे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं उसकी भी जानकारी मिलती। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि ये इसकी रिकवरी हो गई, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को इस खोज के बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता है। देखा कैसे एक चीज की चोरी हो गई, उत्खनन हो रहा है। जैसे आजकल हमारे गांव में होता है ना, कई बार गड्ढे खोद रहे हैं, गढ़ा निकल आया। अभी मैं एक देख रहा था 1 साल पहले का वीडियो, साहब तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं, पता चला कि खेत की खुदाई चल रही है और साहब गड्ढे में पैसे निकलने वाले हैं। तहसीलदार साहब खड़े रह गए, गांव वाले कूद पड़े, ला भैया मेरो सिक्का ले के भाग भूग गए। हालांकि जो भी खजाना निकलता है उसमें भारत सरकार का आधिपत्य होता है। काफी सारे सिक्के रिकवर कर लिए, लेकिन बहुत सारे सिक्के गायब हो गए। अब किसी ने 6 मारे, अब क्या कहेगा साहब 2 ही हाथ लगे थे मेरे, तो देख लो साहब, चेक कर लो, पता चलता है क्या। लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो सोने से नहीं मानी जाती। सोना अगर उसको गला के बेच दो तो हो सकता है वो 2-3 लाख का बिके, लेकिन यदि आपने उसको पुरातत्व के वैल्यू से भेजा तो हो सकता है उसकी कीमत 50 लाख हो। उनकी कीमत बहुत हाई होती है आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की। ये जो बिकी हैं इसका नहीं पता है कितने करोड़ रुपए में बिकी हैं, इसका कोई नहीं पता। अब जिस व्यक्ति के पास है उसका भी नहीं पता, लेकिन ये आ चुकी है सामने। और ये बहुत बड़ी गुत्थी भी सुलझा सकती है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा को ना पढ़े जाने के पीछे वजह यही थी कि उसके अभिलेख बहुत छोटे छोटे मिल रहे थे, 1 से 6 अक्षर।
ये एक अपवाद था जिसमें 10, लेकिन इसमें देखिए अक्षर बहुत सारे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, और ये तो वो है जिसमें 34 अक्षर हैं एक प्लेट। ये 9 प्लेट्स मिली हैं अलग अलग, सारी तांबे की भारी प्लेट्स हैं। ऐसी खोज कभी नहीं हुई हड़प्पा के अंदर। जब हमको ये लगता है ना कि कोई चीज अब तो हो चुका, हड़प्पा में खुदाई कब से हो रही है? 1921 से हड़प्पा में, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और ऑलमोस्ट 100 साल बाद भी ऐसी ऐसी चीजें खुद के आ रही हैं। कल एक ऐसी और चीज बताऊंगा जो आप लोगों के यार क्या बात है, एक और नई खोज देखिए। आज से पहले तक हम ये पढ़ते थे कि हड़प्पा के जितने भी ये अभिलेख मिलते हैं वो सिर्फ या तो मृदभाणों के ठीकरे पे मिलते थे, मोहरों पे मिलते थे। तो उस चीज को एक तो इसने तोड़ दिया कि तांबे की बड़ी बड़ी प्लेटों पे भी मिलते हैं। और बड़ी बात, पहली बार इसी वसंत शिंदे, सॉरी, इन्होंने रविंदर सिंह बिष्ट ने पहली बार हड़प मतलब धौलावीरा में पत्थर के ऊपर लिपि का साक्ष्य खोज लिया है पहली बार। आज तक हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य कभी भी पत्थर की शिला पे प्राप्त नहीं हुआ था। रविंदर सिंह बिष्ट जिन्होंने धौलावीरा के इस साइन बोर्ड की खोज की थी, इन्हीं रविंदर सिंह बिष्ट ने एक शिलालेख के ऊपर किसकी खोज कर ली? हड़प्पाई लिपि की। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कोई हमारे हाथ ऐसी शिला लग सकती है जिस पर संभवतः इतना बड़ा शिलालेख हो जैसे कि अशोक के शिलालेख हैं। अगर ऐसा कोई शिलालेख मिल गया जो 8-10 पंक्तियों का है, तो फिर संभावना बन जाएगी किसको? हड़प्पाई लिपि को डिकोड करने की। तो हम कभी भी इतिहास को ऐसा नहीं मान सकते कि अभी तक हड़प्पाई लिपि नहीं पढ़ी गई तो आगे भी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन एक आपके मन में हमेशा सवाल आता होगा, और मेरे मन में भी ये सवाल बहुत आया, कि आखिरकार हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ क्यों नहीं पाए? कहते ना हड़प्पाई लिपि को नहीं पढ़ पाए, हड़प्पाई लिपि तो समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? कभी आपने समझने की कोशिश करी? नहीं समझ में आया, क्यों नहीं पढ़ी गई। आज उस चीज को समझते हैं कि क्यों नहीं पढ़ी गई। फिर क्यों? ये ऐसी चीज है कि यदि आप किसी से जाके पूछोगे ना तो एक आध कारण तो बता देगा वो सही, लेकिन जो तीनों कारण है ना उनको नहीं बता पाएगा। 3 वजह हैं हड़प्पाई लिपि को ना पढ़ पाने के पीछे। सबसे बड़ी वजह और पहली वजह, हड़प्पाई जो लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बहुत छोटे अभिलेख हैं। जितने अभिलेख हैं वहां 1 से 6 अक्षर तक ही मिलते हैं। जब तक कोई बहुत बड़े कई अभिलेख प्रकाश में नहीं आए तब तक लिपि को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई बड़ा शिलालेख है और उसमें कोई शब्द बहुत बार आता है, ऊपर नीचे बार बार आता है, तो पुरातत्ववेत्ता उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, बस एक शब्द की, कि यार ये शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये शब्द महत्वपूर्ण है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जब मैंने बताया था कि ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़ रहा था? जेम्स प्रिंसेप। तो जब वो सांची के अभिलेख पढ़ रहा था तो 2 शब्द बार बार आते थे हर अभिलेख के एंड में, सांची में और भरूच में भी नजर आते थे। उसने ये दिमाग लगा लिया कि यार ये सांची का स्तूप है, इसका मतलब धार्मिक स्थल है। ये 2 शब्द बार बार आए तो इसका मतलब कहीं दान तो नहीं है, दानम। वो चीज उसने दिमाग लगाई सालों तक। सालों के बाद वो समझ गया कि दानम है। जैसे ही वो 2 शब्दों को उसने हिंदी से कन्वर्ट किया, इंग्लिश से कन्वर्ट किया, धीरे धीरे लिपि खुलती चली गई। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? शिलालेख का बड़ा होना। जैसे ये शिलालेख 10 अक्षरों का है, इसमें 3 शब्द 3 अक्षर क्या हो गए? रिपीट हो गए। लेकिन ये बड़ा होता 15-20 का तो ये संभावना और बनती, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, और ऐसे 10-20 शिलालेख और मिल जाते जैसे ब्राह्मी के मिले थे। तो फिर उसकी तुलना करने लग जाते, अच्छा ये वहां भी मिल रहा है, इसका क्या शब्द? तो फिर लिपि डिकोड होने की संभावना हो जाती है। अब दूसरा कारण क्यों नहीं डिकोड हुई, और सबसे सरल कारण और सबसे कठिन कारण, अभी तक हड़प्पाई लिपि का एक भी ऐसा अभिलेख नहीं मिला है जो द्विलिपि हो। द्विलिपि से क्या मतलब है? आपको जब मैं पढ़ा रहा था खरोष्ठी लिपि का उद्वाचन, तो मैंने बताया था कि
जो इंडो ग्रीक शासक थे, शक शासक थे, उनके कैसे सिक्के मिल रहे थे? द्विलिपि और द्विभाषी। जो बात ग्रीक लिपि में पीछे लिखी हुई थी वही बात आगे खरोष्टी लिपि में लिखी हुई थी। चार्ल्स मैसन ने इस बात को पकड़ लिया कि यार जो ग्रीक में लिखा हुआ है वही किस में लिखा हुआ है? ब्राह्मी में। ग्रीक को पढ़ना जानते थे, उसी के आधार पर उसी शब्दों का क्रम मिलाने लग गए कि अगर ये अपोलो डॉट्स लिखा हुआ है ग्रीक में तो ये भी नीचे अपोलो डॉट्स ही लिख रहा होगा खरोष्टी में। दोनों के अक्षरों को मिलाने लग गए तो क्या हुआ? लिपि पढ़ ली गई। लिपि तब पढ़ने में आ जाती है जब कोई एक लिपि पढ़ने वाली हो और दूसरी लिपि नहीं आती हो। इसका और सबसे बड़ा उदाहरण ये प्रसिद्ध क्या है, इसको जानते हो आप? इसका नाम है रोसेटा स्टोन। बहुत आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये नाम सामने आएगा, रोसेटा स्टोन। बात चल रही है 1799 की। नेपोलियन जो है मिस्र में लड़ाई कर रहा था धुआंधार अंग्रेजों के खिलाफ, और एक रोसेटा नामक बंदरगाह था, वहां पर वो क्या कर रहा था? एक किला था, उसकी सुरक्षा के लिए उसकी मजबूत कर रहा था कि ब्रिटिश आर्मी का हमला होने वाला था तो उसकी दीवारों को मजबूत कर रहा था। मजबूत करते करते ही उसके एक इंजीनियर को एक बहुत बड़ा काला पत्थर जो मलबा ढहा उसके अंदर आया। इंजीनियर समझदार था, उसने कहा ये समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये वो पत्थर था, लेकिन इसको रख लो। इसको ले गए फ्रांस। फ्रांस में जब ले गए तो 1822 में एक विद्वान था जिसको कहा जाता था शॉम्पेलिए। वैसे तो ये टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का है लेकिन समझाने के लिए इसको ये पढ़ा रहा हूं। इसमें एक ही बात 3 लिपियों में लिखी थी। ये ऊपर मिस्र की लिपि थी हाइरोग्लिफिक, जिसको लोग पढ़ना चाह रहे थे क्योंकि मिस्र की सभ्यता की खोज हो गई थी और मिस्र की लिपि किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ये बीच में वो लिपि थी जो मिस्र के आम जन इस्तेमाल करते थे, जैसे भारत में संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा। ये जो ऊंची लिपि थी ये राजकीय लिपि थी, ये जो मध्य की लिपि थी ये आम लोगों की लिपि थी। ये दोनों ही किसी को पढ़ने में नहीं आती थी। लेकिन एक काम क्या हुआ, जो ये तीसरी लिपि लिखी हुई थी, एक ही आदेश को 3 अलग अलग लिपियों में खोदा गया था। ये थी प्राचीन ग्रीक लिपि। ठीक वैसे ही जैसे भारत में क्या थी, इंडो ग्रीक्स के सिक्कों पे खुदी हुई थी, और इस लिपि को पढ़ना लोग जानते थे, प्राचीन ग्रीक लिपि को। अब उन्होंने इसी से इसको पढ़ना शुरू कर दिया कि इसमें अगर ये शब्द है तो ये, हालांकि इसको 10 साल जैसा लंबा टाइम लगा इस अभिलेख को पढ़ने में, लेकिन अंततः सारी मिस्र की लिपि इससे पढ़ ली गई, इससे फिर ये पढ़ ली गई। क्योंकि एक लिपि पढ़ने में आती थी, उससे 2 लिपि जो उनका सेम अनुवाद था वो पढ़ ली गई, और पूरी की पूरी मिस्र की लिपि पढ़ने में आ गई। मिस्र की सभ्यता भी क्या है? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता का अभी तक ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला जो पढ़ लिया जाए। यदि भविष्य में कोई ऐसा अभिलेख मिल जाए हड़प्पा सभ्यता का जो कि मिस्र की लिपि के साथ खुदा हो, जैसे अशोक का अभिलेख है ना, एक कांधार अभिलेख जो ग्रीक और अरेमाइक दोनों में खुदा हुआ है, जैसे इंडो ग्रीक्स के सिक्के थे, अगर कोई ऐसा अभिलेख मिल जाए हड़प्पा सभ्यता का जिसमें मिस्र की लिपि खुदी हो, तो मिस्र की लिपि को हम पढ़ना जानते हैं और उस लिपि से क्या कर लेंगे? उसका अनुवाद कर लेंगे, तो ये पढ़ ली जाएगी। अब चूंकि ये हुआ नहीं इसलिए हड़प्पा की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। अब तीसरा वजह कैसे हो सकती है किसी लिपि को पढ़ने की, कि कोई ऐसी लिपि हो को जिस भाषा में वो उच्चार लिखी जाती है वो भाषा आज भी चल रही हो, क्योंकि हर लिपि का संबंध किससे होता है? भाषा से होता है। जैसे कि माया जो सभ्यता है दक्षिण अमेरिका की, उसकी लिपि को इसलिए पढ़ लिया गया कि जो माया लैंग्वेज है वो आज भी उस इलाके में बोली जाती है, तो उन्होंने उस भाषा के आधार पर लिपि को खोद लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हड़प्पा वासी कौन सी भाषा बोलते थे। ना तो हमें उनके राजाओं का नाम पता, ना उनके शहरों का नाम पता, ना हमें यह पता कि वो अपने देवी देवताओं को किस नाम से बुलाते। चूंकि उनकी भाषा नहीं पता इसलिए क्या है, उनकी लिपि भी नहीं पढ़ सकते। जब तक ये तीनों में से कोई एक पूरी नहीं होगी तब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाएगी, चाहे 500 साल निकल जाए। समझ रहे हो ये बात?
तो ये क्या है, इस लिपि के साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करते हैं हम उस लिपि की जिसको भारत की सभी लिपियों की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ये अशोक का शिलालेख है और ये किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि की खोज कैसे हुई, क्या हुआ, वो सारी हिस्ट्री आप पढ़ चुके हो। आज हम ये पढ़ेंगे कि ब्राह्मी कब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है और इसका आगे विकास कैसे होता है। यदि हम फिर से अपने भारत के मैप पे आ जाएं तो ब्राह्मी लिपि का जो क्षेत्र था वो लगभग समूचा भारत ही था। क्या था, समूचा भारत था। ये पूरे इलाके में प्रचलित थी, ये पूरा इलाका था। हालांकि ये पश्चिमोत्तर भारत में कम चलती थी, लेकिन इसका जो ज्यादा असर था वो अगर देखा जाए तो वो इस इलाके में था, ये वाला इलाका। ये पूरा क्या था, ब्राह्मी लिपि का इलाका था। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको ब्राह्मी लिपि के शिलालेख कब दिखाई देते हैं, यदि मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि ब्राह्मी लिपि के शिलालेख आपको कब दिखाई देते हैं, तो क्या बताओगे? सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि में किसने शिलालेख जारी किए थे? सम्राट अशोक ने। जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे क्या है, प्राचीनतम ब्राह्मी के अभिलेख माने जाते हैं। किसके? अशोक के अभिलेख। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का जो काल रहा है भारत में वो 3rd BC से ईसा की 4वीं शताब्दी तक रहा है। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनको विवाद है कि अशोक से पहले हैं या नहीं है। 2 अभिलेख हैं ऐसे जब मैं मौर्यों का साम्राज्य, एक तो है अपना महास्थान अभिलेख, जो कि जिसके बारे में माना जाता है कि ये पूर्व अशोक के अभिलेख है। कोई कहते हैं ये पूर्व मौर्य काल का अभिलेख है। इसमें विवाद बहुत है, लेकिन अब उस विवाद को छोड़ दें तो मोटे तौर पर जो ब्राह्मी लिपि भारत में प्रचलित रही थी, ये मोटा मोटा जो काल है 3री BC, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो 4 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात 400 ईसा पूर्व से लेकर मोटे मोटे तौर पर ईसा की 4वीं शताब्दी तक ये पूरे जो मुख्य भारत का इलाका था ये उसकी लिपि थी। अशोक के पश्चिमोत्तर भाग को छोड़कर सारे के सारे अभिलेख इसी लिपि में मिले हैं। ये वाली लिपि, ये ब्राह्मी लिपि है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम देखें कि ब्राह्मी लिपि का उल्लेख कहां मिलता है, क्या कोई ऐसे ग्रंथ हैं क्या जो ब्राह्मी लिपि का उल्लेख करते हैं, तो वो जान लीजिए। सबसे पहले बात आती है बौद्ध ग्रंथों पे। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है किस बौद्ध ग्रंथ में 64 लिपियों का उल्लेख है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार जिसमें 64 लिपियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे नंबर 1 की लिपि और सबसे लोकप्रिय लिपि जो है क्या बताई गई है, ब्राह्मी लिपि। इसी तरह जैन ग्रंथ हैं 2, समवाय सूत्र और पवर्णा सूत्र। इनमें भी ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। किसका? ब्राह्मी लिपि का। एक और यहीं पर चीज आती है, आपसे पूछ सकता है कई बार। देखिए जब इस लिपि को डिकोड किया था, इस लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने।
कब पढ़ा था? 1837 में। जब ये लिपि सामने आई तो बहुत ही विकसित लिपि थी, ये बहुत शानदार लिपि। तो अब ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि भाई ये लिपि स्वयं कहां से आई है, किस लिपि से इसका जन्म हुआ है? तो इसमें तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं, ये आप याद रखना हमेशा। पहला सिद्धांत था इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो कितने बड़े विद्वान हैं, लेकिन भारत में जो भारत की लिपि है उसको भी भारत की लिपि नहीं बता रहे। यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत, जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने इस लिपि को खोजा था, वो क्या कहते हैं, अरे भैया ये लिपि तो कहाँ से आई, ये तो भैया यूनानी लेके आए, भारत पे कहाँ हो इतनी क्षमता, ये तो यूनानियों ने भारत में इस लिपि का चलन किया है। ठीक है। एक और महान विद्वान जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की। कौन थे भैया वो विद्वान? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या कहते हैं कि ये लिपि तो वास्तव में कहां से आई है, ये तो सेमेटिक जो लिपि होती है उनसे उत्पत्ति हुई है। अर्थात दोनों जो भारत की देशज लिपियां थी उनसे नहीं बता रहे थे, विदेशी लिपियों से इसकी उत्पत्ति बता रहे थे। लेकिन अब कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण विद्वान हैं और जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य का मतलब दो मत ये भी हैं, मत हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो ये है, ब्राह्मी लिपि जो थी वो आर्य सभ्यता या उत्तर भारत से विकसित हुई थी। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता, कौन, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये किसने रखी बात? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अरे भैया ये जो आप कह रहे हो ना यूनानी और सेमेटिक, कोई नहीं है, ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, ये तो भारत की खुद की पैदाइश है, ये कहीं से नहीं आई, ये तो भारत की जमीन से निकली है, यहीं से विकसित हुई है। फिर जब इन्होंने अपना सिद्धांत रखा तो बहुत सारे विद्वान इनके पक्ष में आ गए, जैसे कि केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जिन्होंने कौन सी महान पुस्तक लिखी है? हिंदू पॉलिटी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत का रिसर्च वाला पेपर, तो उसमें केपी जायसवाल की हिंदू पॉलिटी को पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको भारत में गणतंत्रों का इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी में इस बात को दुनिया के सामने रखा कि भारत में तो शुरू से ही गणतंत्र रहे हैं, ये तो अंग्रेज झूठ फैला रहे हैं, जेम्स मिल, कि यार भैया भारत में तो क्या है, ये तो डंडे के रहे हैं आदि, भारत तो निरंकुश राजतंत्र का आदि रहा है। नहीं है, ऐसा नहीं है, भारत में तो ऋग्वेद के समय से ही गणतंत्र विद्यमान रहे हैं। और राजस्थान में तो जब मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब तो मैं पढ़ाऊंगा मालव जन, शिवी जन, जो क्या थे, राजतंत्र नहीं थे, गणतंत्रात्मक राज्य थे। तो ये कौन पुस्तक लिखता है? केपी जायसवाल। तो ये भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं, जो ये लिपि है ये कहां से उत्पन्न हुई है? भारत से हुई है। इन दोनों का समर्थन राजा बली पांडे करते हैं, ये भी एक फेमस हिस्टोरियन थे। और अब तो ये माना ही जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि थी ये एक्चुअली में कहीं से नहीं आई, ये कहां है? भारत की ही धरती से ये उपजी है। अब एक खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, उस क्वेश्चन के आलोक में ही हम अपना ये जो एक और छोटा सा टॉपिक है वो देखेंगे। बहुत पहले यूपी में क्वेश्चन आया था कि भारत में लेखन कला का सबसे पहला साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? चार ऑप्शन थे, लेखन कला का साक्ष्य पूछा था। ऑप्शन थे ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन 2 थे जैन, ऑप्शन 3 था बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन 4 था यूनानी, लगा लीजिए।
क्या मानोगे आप? अब यहीं से इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जब मैं आपको हमेशा आपको मैं ये, आप सोचोगे सर जिस दिन अब पढ़ाना शुरू किया था और जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, सर आप हमेशा ये बात बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास जो है वो क्या है, बहती हुई धारा है। इतिहास कभी रुकता नहीं है। इतिहास में चीजें कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये बीत गई हैं, लेकिन बीती हुई चीजें भी कई बार लौट के आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको सबसे शुरुआत की क्लास पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? इतिहास का विभाजन, कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ाई थी। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इतिहास को हम 3 युगों में बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैंने ये विभाजन किस आधार पर किया था? आज उसी की बात चल रही है हमारी। किसके आधार पर किया था उन 3 युगों का विभाजन? लेखन कला, लिपि, जिसको हम और स्पेसिफिक बोलें तो लिपि, लेखन कला की उपस्थिति, अनुपस्थिति या उसको ना पढ़े जाने के आधार पर इतिहास 3 कालों में विभक्त हो गया। और जो ऐतिहासिक काल है, जिसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिक एज। क्या है ऐतिहासिक काल? कब से माना जाता है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। कब से? 6th BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। यही क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें लेखन के साक्ष्य मिलने लग जाते हैं। इससे पहले लेखन कला के जो साक्ष्य हैं वो अस्पष्ट हैं, लेकिन ये क्लियर है कि अब लिपि है भी और उसे पढ़ भी लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय, जब से महाजनपद काल आते हैं, उसको हम किस युग में रखते हैं? ऐतिहासिक युग में। ऐतिहासिक युग की सबसे बड़ी डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? कि लिपि भी उपलब्ध है और उसे पढ़ भी लिया गया है। लेकिन हम एक कैसे कहें, क्योंकि अभिलेख तो अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो 4th BC से नजर आते हैं। अशोक और अशोक से पूर्ववर्ती 2 अभिलेख लगा लो, सहगोरा और मायस्थान अभिलेख, जिनको ये माना जाता है कि अशोक से पूर्व अभिलेख हैं। और हाल ही में श्रीलंका में अनुराधापुर में भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो माना जाता है, जहां पत्थर के ठीकरों पर ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले हैं, कि ये भी मौर्य पूर्व काल के। लेकिन मोटे तौर पर 4th BC से पहले अभिलेख का साक्ष्य नहीं मिल रहा। तो फिर तो ऐतिहासिक युग 4th BC से स्टार्ट होना चाहिए था ना। 600 BC से क्यों कर दिया और 200 साल पहले क्यों किया? क्योंकि हमें कुछ बहुत ही अकाट्य प्रमाण साहित्यिक स्रोतों से मिलने लग जाते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ। यद्यपि ब्राह्मणों में भी थोड़ी बहुत है, जैनों में भी है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो किसमें है? बौद्ध ग्रंथों में। अब कैसे है? और आप ये जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको अपने बचपन का एक खेल याद आ जाए, एक खेल याद आ जाए। और जब वो खेल याद आ जाएगा तो आपको लगेगा कि सर बात तो आप सही कह रहे हो। एक बहुत ही प्राचीन जैन ग्रंथ है सुतांत। इसमें खेल का उल्लेख है अखरिका। अखरिका क्या खेल था? कि एक बौद्ध भिक्षु दूसरे बौद्ध भिक्षु की पीठ पे सवार हो जाता था और हवा में अक्षर बनाता था, और उस भिक्षु को, जो तीसरा भिक्षु था, उसको वो अक्षर पढ़ना होता था। कई बार हम भी करते थे ना, अच्छा बता ये मैंने क्या लिख दिया, जब छोटे होते थे। अच्छा ये बता ये क्या है, वो दूसरे देख रहा है, हाँ ये लिख दिया तूने। तो ये क्या खेल कहलाता था? अखरेखा। इसमें अक्षर बनाए जाते थे हवा में और दूसरे को पढ़ना होता था।
ये खेल अफ्रीका था। इससे क्या पता चलता है कि लोग लिखना पढ़ना जानते थे। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि बौद्ध भिक्षुओं को लिखने का व्यसन था, मतलब लिखना बहुत पसंद करते थे और लिखने पर पाबंदी थी। इससे क्या पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोग क्या जानते थे? लिखना जानते थे। इससे क्या पता चल रहा है कि जो अशोक के अभिलेखों में हमें लिपि दिखाई दे रही है ना, वो एक ही दिन में पैदा नहीं हो गई। ऐसा तो था नहीं कि अशोक ने पहली बार वो लिखी होगी, उससे पहले कोई जानता नहीं होगा। वो धीरे धीरे विकसित होती आई थी और उसका विकास कब से शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अगर ये नहीं होती तो कैसे पता चलता? एक और ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मजाल सूक्त। ये दोनों जो ग्रंथ हैं, सुतांत और ब्रह्मजाल सूक्त, ये इस खेल का उल्लेख करते हैं, जिससे विद्वान मानते हैं कि निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था? लेखन कला विद्यमान थी। कुछ ऐसा उदाहरण ऋग्वेद से भी मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है कि एक बार जुए का खेल हो रहा था। शुनशैप प्रजाशप की कहानी है, जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाऊंगा तो उसमें पांसे का खेल था, पांसा फेंकते हैं और उसमें आया कि पांसे पे एक खुदा हुआ था। पांसा आपने खेला होगा तो उस पर पॉइंट बने रहते हैं ना, वो पॉइंट किसके प्रतीक होते हैं? अंकों के। तो विद्वानों को लगा कि यार अगर ये पांसे का खेल खेला जा रहा है और पांसे पे तो हमेशा अंक बने होते हैं, अगर कभी आप शायद चंगापों खेले नहीं हो, शायद शतरंज वगैरह, अगर पांसे के ऊपर के बिंदु हट जाएं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कैसे ही फेंको उसको। उस पर जो 1 2 5 6 खुदे रहते हैं। जब हम सांप सीढ़ी खेलते थे, आपने तो खेली नहीं होगी, हमने खेली है। जब सांप सीढ़ी खेलते थे, अगर उसके अंक हट जाएं तो कोई मतलब, अंक है तभी तो उसका पांसे का महत्व है। तो इसका मतलब ऋग्वेद में भी कुछ ना कुछ अर्थों में उस वक्त के वैदिक लोग क्या जानते थे? अंक गणना जानते थे। इसी प्रकार एक ऐसा उल्लेख आया है कि ऋग्वेद में जब एक राजा गायों का दान दे रहा है तो गायों को अष्टकर्णी कहा गया है। अष्टकर्णी का मतलब उनके कान पर 8 खुदा हुआ था। ऐसे साक्ष्य में किससे मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों से। और ये तो फिर स्पष्ट रूप से उल्लेख ही कर देते हैं। इसलिए सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य है स्पष्ट रूप का, वो बौद्ध ग्रंथों को माना जाता है कि इनमें लेखन कला का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार एक 5वीं शताब्दी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात आप देख रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक खेल का उल्लेख हो रहा है दो ग्रंथों में। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। और महत्वपूर्ण उदाहरण जब ये यूनानियों से मिलता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया तो उसके साथ 2 उसके महत्वपूर्ण सेनानायक आए, जिनके नाम था नियाकर्स और कर्टियस। कौन कौन व्यक्ति थे? नियाकर्स और कर्टियस सिकंदर के साथ आए थे 326 ईसा पूर्व में। इससे भी पता चलता है कि भारतीयों को अशोक के ब्राह्मी लिपि के खोदने से पहले ही अंकों का ज्ञान था। नियाकर्स ये कहता है कि भारतीयों को रुई से कागज बनाना आता था और वो लेखन कला जानते थे। कर्टियस जो दूसरा उसका महत्वपूर्ण सैनिक कमांडर था, वो भी इस बात का उल्लेख करता है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान था। जब आप मेगास्थनीज को पढ़ोगे तो मेगास्थनीज क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य में हर 10 स्टेडिया वैसी ही दूरी मापने की इकाई थी जैसे कि प्राचीन भारत में कोस थी, ब्रिटेन में मील थी, चीन में ली थी और यूनान में स्टेडिया। तो कहता है कि हर देश स्टेडिया पे पत्थर लगाया जाता है। आप पत्थर कैसे लगा सकते हो 10 स्टेडिया पे? जब तक आपको गिनती आएगी कि 1 2 3 4 जब ही तो लगाओगे। इसका मतलब भारतीयों को अंक गणना आती थी, लिखना भी आता था। ये क्या है? प्रत्यक्ष साक्ष्य है। तभी हम
कहते हैं कि भारत में लेखन कला कब से स्टार्ट हो गई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। यद्यपि अभेद बाद में मिलते हैं, लेकिन उसके साहित्यिक साक्ष्य हमें पहले से ही मिलने लग जाते हैं। नियाकर्स और कर्टियस, इन पे तो क्वेश्चन आ चुके हैं, फंसा देता है। जब मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तो आपको पता चलता है कि कैसे पेपर सेटर कहीं की चीज को कहीं सेट कर देता है। और आप जो पूरा इतिहास पढ़ते हो, उसकी परख होती है उस वक्त कि जब पढ़ा था। पता है, हो सकता है आज जो ये पढ़ा रहा हूं और मैं जब मौर्य काल पढ़ाऊं, ये घटना चक्र ही नहीं आए, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो आप बैठोगे ना, आपका दिमाग 10 गुना तेज काम करता है जब आप बैठते हो। ऐसे घूमता है सुपर कंप्यूटर की तरह से, और चीजें जो है याद आने लगती है। और यार यार ये पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? ये पढ़ा तो है यार कि यूनानी उल्लेख करते हैं भारतीयों को लेखन कला का, क्योंकि उसमें लिखा आ जाएगा। क्या ये कथन गलत है? यूनानी कहते थे भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। आप कहोगे गलत है यार, सर ने बताया था, नाम याद नहीं आ रहे कौन थे, लेकिन हाँ थे तो सही। सर ने कहा था कि रुई से बनाना जानते थे, कागज किसी ने कहा था, तो आपका सही हो जाएगा। भले ही आपको ये चीज भूल गए नाम, लेकिन क्या है, वर्णन याद रहता है। क्वेश्चन कई बार वर्णन से सही हो जाता है। ये धीरे धीरे आप सीखोगे, जब आप पेपर देने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि कई बार हमको कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। इतिहासकार का नाम भूल गए, सारी बात, लेकिन उसकी कोई एक बात याद आ जाती है, उस एक बात से क्वेश्चन सही हो जाता है। इनका बड़ा लंबा अनुभव रहा जब इस चीज को बता पा रहा हूं। इसी प्रकार जब फायान आया था, चीनी यात्री, और देखिए लेखन कला, तो फायान भी इस बात का, हालांकि फायान तो 4ठी शताब्दी में आया था, वो भी इस बात का उल्लेख करता है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान था। अब एक और महान विद्वान है जो कि अरबी है, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया, और उसने तो बड़ी शानदार बात कही भारत की लिपियों के बारे में। जब मैं एक बुक पढ़ रहा था, बहुत ही शानदार बुक, तब वो सामने आई, यार ये तो चीज मैंने कभी पढ़ी नहीं। ये कौन व्यक्ति है? ये व्यक्ति है अल बरूनी, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, किताब उल हिंद की रचना की। ये व्यक्ति इस बात का उल्लेख करता है कि भारत में इतनी सारी लिपियां प्रचलित है कि आप सोच ही नहीं सकते। ये हर क्षेत्र की अलग अलग लिपियों का उल्लेख करता है। ये कहता है कि कश्मीर और मध्य भारत में सिद्ध मृतका लिपि चलती है, गुजरात के लाट प्रदेश में लारी लिपि चलती है, मालवा में नागरी लिपि चलती है। ऐसी कम से कम 6 लिपियों का उल्लेख करता है, अलग अलग क्षेत्रों में चलने वाली। इससे पता चलता है कि जब गजनी का आक्रमण हुआ था, उस वक्त भी भारत में इसी एक क्षेत्र में कोई एक लिपि नहीं चलती थी, मगर कई सारी लिपियां अलग अलग चलती। आपसे क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है कि वो कौन सा अरब या मुस्लिम यात्री था जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग लिपियों का उल्लेख करता है। तो कौन है वो व्यक्ति? अल बरूनी। तो ये भी हमें याद रखना है कि कई बार जो चीजें इजी लगती हैं, वो हमारे पेपर को, क्वेश्चन को सही करा देती हैं।